हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल कहानी विद कौर में। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई कहानी है, जिसका शीर्षक है बड़े भाई साहब। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जिस उम्र में मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं किया करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूती से डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बना सकें। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायादार बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी और वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी सालीनता इसमें थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताबें खोले बैठे रहते थे। शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हंसियों पर चुड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम का शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी कभी ऐसे शब्द रचना करते जिसका ना कोई अर्थ होता और ना ही कोई सामंजस्य। एक बार उनकी कॉपी पर मैंने एक इबादत देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, ऋषि युत राधे श्याम। 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वह 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं जमात में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटे भी किताबें खोलकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकड़ियाँ उछलाता, कभी कागज की तितलियाँ उड़ाता, और कभी कहीं तो साथी मिल जाए तो पूछना ही क्या, कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर गाड़ी का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वो रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते थे। उनका पहला सवाल होता था, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि से पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। ना जाने मुंह से यह बात क्यों नहीं निकलती थी कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रूप से मिलते हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते ही रह जाओगे, एक हर्फ ना मिलेगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान होते। रात रात आंखें फोड़कर पढ़ना पड़ता है और खून जलाना पड़ता है, तब जाकर कहीं विद्या आती है। और आती भी कहाँ है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी लिख नहीं सकते, बोलना तो दूर की बात। और मैं कहता हूँ, तुम इतने घोंगे हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तुम अपनी आंखों से देखते हो? अगर नहीं देखते, या तो फिर यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, तुमने मुझे कभी देखने जाते देखा है? रोज ही हॉकी और क्रिकेट का मैच होता है, मैं पास नहीं भटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रह जाता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम खेलने कूदने में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है तुम घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादाजी गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मेरे यह लतड़ सुनकर आंसू बहने लगते। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया था, तो लतड़ कौन सहे? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुखद बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती।
इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था। और इस निराशा में ज़रा देर के लिए मैं यह सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे पूत के बाहर है उसमें हाथ डालना क्यों? अपनी जिंदगी है, खराब क्यों करूं? मुझे अपना मूर्ख रहना पसंद था, लेकिन उतनी मेहनत नहीं। मुझे तो चक्कर आ जाता था, लेकिन घंटों 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा कर लेता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। झटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मन बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धोना, नाश्ता कर पढ़ने बैठना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर और आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कॉम्पोजिशन, फिर भोजन कर 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, पर उस पे अमल करना दूसरी बात। पहले दिन से ही उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वह दावे घात, वॉलीबॉल की वह तेजी, फुर्ती मुझे अज्ञात और निर्वाह रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ किताबें, किसी की याद न रहती। और फिर भाई साहब को मैं उनके साये से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नज़र मेरे ऊपर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती है। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में आदमी मोह माया के बंधन से जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सका। सालाना इम्तिहान हुआ, मेरे भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया भाई साहब को आड़े हाथ ले लूं। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता कूदता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी आया, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनके दिल ही हमदर्दी हुई। और हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का अब मुझ पर रौब ना रहा। आज़ादी से खेलने कूदने में शरीफ होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो मैं साफ साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आया हूँ। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरा रंग ढंग में साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का अब आतंक अब मेरे ऊपर ना रहा। भाई साहब ने इसे माप लिया था। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आए हो तो तुझे दिमाग हो गया है, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए? मैं जी इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं, असली चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते थे। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ गया है, पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया।
कोई उसे एक चुल्लू भर पानी देने वाला ना बचा। आदमी जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान ना करे। इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया से गए। शैतान का भी तो हाल पड़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई और नहीं। अंत में क्या हुआ? स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहिरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा ही पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया है। तुम आगे बढ़ चुके, या समझ लो तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधे चोट निशाना पड़ जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। मेरे फेल होने पर ना जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पर सीना आ जाएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखने आसान नहीं। 8 हेनरी ही गुजरे हैं। क्या यह याद रख लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफाचट, सिफर भी ना मिलेगा। सिफर भी हो किस हाल में? दर्जनों जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कौड़ियाँ, चार्ल्स। आंधी रोग हो जाता है। एक ही नाम के पीछे डोयम, सोयम, चेहरुम, पंचुम लगाते चलते गए। मुझसे पूछो तो मैं 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। आ बा जा की जगह आ जा बा लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दय मुमतिहनियों से नहीं पूछता कि आखिर उस आ बा जा और आ जा बा में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बातों के लिए क्यों छात्रों का खून जलाते हो? दाल भात रोटी खाएं या भात दाल रोटी खाएं, इसमें रखा क्या है? वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा होता है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट लें और इस रटन का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। आखिर बेसिर पाँव की बातों को पढ़ने का क्या फायदा? इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना हो जाएगा। पूछिए, इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रह जाए मेरी बला से? लेकिन यदि परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफत याद करनी पड़ेगी। कह दिया, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पत्रों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोलो, हाथ में कलम लिए उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। पर इस जरा सी बात पर 4 पत्र कैसे लिखें? जो वाक्य एक बात में कह सकते हैं उसे 4 पत्रों में लिखने की जरूरत क्यों? मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ। या तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में ही किसी बात को ठूस दिया गया। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना है झटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पत्रों में रंगने पड़ेंगे, चाहे कैसे लिखिए। और पत्रे भी पूरे फुल स्केप के आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं है तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पत्रों से कम ना हो। ठीक संक्षेप में 4 पत्र हुए, नहीं तो शायद 100-200 पत्र लिखवाते हैं। तेज भी दौड़ेंगे और धीरे धीरे भी। यह उल्टी बात नहीं। बालक भी इतनी सी बात समझ सकते हैं, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी भी तमीज नहीं और उस पर दावा कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो जाऊं लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ गिरहट बांधिए, नहीं तो पछताओगे। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती।
भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था। जब पास होने पर इतना तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाऊंगा तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपनी पढ़ाई का भयानक चित्र खींच दिया था। उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर नहीं भागा। इतने तिरस्कार होने पर भी पुस्तकों में मेरी रुचि ज्यों की त्यों रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से ना जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम। बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर से लुप्त हो गया और मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाएंगे तो उनके बराबर हो जाऊंगा। फिर वह किसी आधार पर मेरी फजीहत नहीं कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को अपने दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे उस वक्त अभिप्रिय लगता। अवश्य शायद उनके उपदेशों का ही असर हो रहा था कि मैं दनादन पास होता जा रहा था और इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब बहुत कुछ नर्म पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद को समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास हो जाऊंगा। पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था। वह भी बंद हो गया। मुझे कनकव्य उड़ाने का एक नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा दिन पतंगबाजी की भेंट होती थी और उनसे नजर बचाकर कनकव्य उड़ाता था। मांझा देना, कन्नई बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्या अब गुप्त रूप से हल की जाती थी। भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। एक दिन संध्या शाम हॉस्टल से दूरी में एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमती पतंग की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की एक पूरी सेना लग गई और झाड़ीदार बांस लिए उनका स्वागत करने की दौड़ती चली जा रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी। मानो सभी उस पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे थे जहां सब कुछ समतल था। ना मोटर कारें थी, ना ड्रम था, ना गाड़ियाँ। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कनकौए के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी लिहाज नहीं है कि अब तुम नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जे में नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक ज़माना था कि लोग 8वीं दर्जा पास करके नए तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिग्री मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मथहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौए के लिए दौड़ रहे हो। मैं तुम्हारी इस कमाकली पर दुखी हूँ। तुम जहीन हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वह जहीन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज़ एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं। लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षाओं का यही हाल रहा तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समक्ष आ जाओगे और शायद 1 साल बाद तुम मेरे से आगे निकल जाओ। लेकिन मुझमें और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते।
चाहे तुम MA, DPhil और डिलीट ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। हमारी अम्मा ने दर्जा पास नहीं किया है और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए। लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह का राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी में कितने विवाह किए थे और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों बातें ऐसी हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। देव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूलने लगेंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हारे पास और कोई सुझाव ना होगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार न दे, ना घबराएं। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उनमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलवाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने में कैसे चले। जो कुछ दादा बेचते हैं हम उसे 20-22 दिन में खर्च कर डालते हैं और पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकी नामी के साथ में निभाया है और एक कुटुंब का पालन किया है जिसमें हम सब मिलकर 9 आदमी थे। MA है कि नहीं? और यहाँ के MA नहीं, ऑक्सफोर्ड के। 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ आकर बेकार हो गई। पहले खुद का घर इंतजाम करते थे, खर्च पूरा न पड़ता था तो कर्जदार रहते थे। जब से उसकी माता ने प्रबंध अपने हाथ में लिया, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान, इस गुरूर को अपने दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। तुम बेराह नहीं चल पाओगे। अगर तुम यूँ ना मानोगे तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, थप्पड़ का। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बात जहर लग रही होगी। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने से तुम्हें मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे ही सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे से दौड़ता चला आ रहा था। भाई साहब लंबे थे, उछलकर डोर को पकड़ लिया और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं भी पीछे पीछे दौड़ रहा था। बस यह कहानी इतनी सी थी। आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आप अपना ख्याल रखें।